हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा। हमने देखा कि क्यों फॉरेस्ट जो है उसको काटा जा रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम में, जो कॉलोनियल पीरियड है उस टाइम में। और जो जो हमने देखा कि क्या यूजेस थे, जो टिम्बर है किस लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। और भी हमने बहुत सारी चीजें जो है फॉरेस्ट के बारे में देखा। ठीक, अब उसके बाद हमको देखना है द राइट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब एक कमर्शियल मतलब किसी चीज में पर्टिकुलरली यूज करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर उत्पाद हो रहा है तो उसको कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहा जा रहा है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर ये वाला जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है लॉस इंटैक्ट हुए फॉरेस्ट को लेकर, और उस लॉस के तहत फॉरेस्ट में क्या चेंजेस आए। और ये जो फॉरेस्ट में चेंजेस आए, फॉरेस्ट में जाने के मतलब रूल्स में चेंजेस आए, फॉरेस्ट से चीजें उठाने ले जाने में चेंजेस आए। तो इस चेंजेस का जो है वहां पे जो लोकल लोग हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए ये हमको इस पार्ट में देखना है। तो in the previous section we have seen that British needs forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and reckless felling of trees by traders would destroy forest. तो इसके पहले वाले सेक्शन में जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट की जरूरत क्यों थी, क्योंकि उनको टिम्बर चाहिए था। टिम्बर किस लिए? उनको शिप्स बनाने थे और रेलवेज में उसको उसका स्लीपर बना के रेलवेज में उनको यूज करना था। तो ब्रिटिशर्स को हमेशा ये लगता था कि जो लोकल पीपल है वो पेड़ को अगर काटते जाएंगे और ट्रेडर्स है वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो उनके लिए जो है मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि उनको टिम्बर कहाँ से मिलेगा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच Brandis for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल जो थे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में कौन थे? बेंड्रिस। तो बेंड्रिस को उन्होंने बुलाया कि जर्मन एक्सपर्ट थे ये कि भाई आप आइए और हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारे जो कॉलोनियल पीरियड की जो फॉरेस्ट है, जो इंडिया की जो फॉरेस्ट है उसको देखिए और उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ब्रांडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपल हैज टू बी ट्रेन इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन. This system would need legal sanction. Rules about the use of forest has to be framed. तो ब्रांडिस को ये लगा कि उन्होंने देखा, पूरा एनालिसिस किया, फिर उसके बाद ये कि प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। और इसके लिए साइंस ऑफ कंजर्वेशन है ना, साइंस ऑफ कंजर्वेशन सिखाना जरूरी है। मतलब फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, किस तरीके से बचाना है, उसका साइंस लोगों को बताने की जरूरत है। एक लीगल सैंक्शन की जरूरत है, रूल्स बनाने की जरूरत है कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें और फॉरेस्ट को हम कैसे मतलब इस्तेमाल में लाए। तो felling of trees and grazing has to be restricted so that forest could be preserved for timber protection. Anyone who cut trees without the following system has to be punished. तो उनके हिताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जो है ट्रीज काटता है या फॉरेस्ट में जाके ग्रेजिंग कराता है, ग्रेजिंग मतलब अपने गाय बैल बकरी को वहां पे चराता है, तो उसके लिए बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है कि यहाँ पर रोज में ट्रीज लगाए हुए हैं एक लाइन में और बीच में जगह छुटी हुई है। तो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट था, उसे क्या कहा जाता है? ऐसा एसिल। तो वन एसिल ऑफ मैनेज्ड पॉपुलर, पॉपुलर एक ट्री का नाम है, पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कनी इटली। ठीक है, इटली की पिक्चर है। पॉपुलर फॉरेस्ट आर गुड मेनली फॉर टिम्बर्स, दे आर नॉट यूज्ड फॉर लीव्स, फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। लुक एट द स्ट्रेट लाइंस ऑफ ट्रीज ऑल ऑफ यूनिफॉर्म हाइट, दिस इज द मॉडल दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हैज प्रमोटेड। तो इसी मॉडल के आधार पर ब्रांडिस जो है इंडिया के फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना चाहते थे। मतलब देखिए यहाँ पे एक और चीज, यहाँ एक ही तरीके के पेड़ है तो एक ही तरीके के पेड़ को एक ही लाइन में लगाना, इसी को ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया है ब्रांडिस के अकॉर्डिंगली। आगे हम इसको देखेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेड़ है, ये देवदार प्लांटेशन है इन कगरा, 1933 की ये पिक्चर है। So Brandeis set up Indian Forest Service in 1864 and helped formulated the Indian Forest Act of 1865. तो ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का स्थापना की 1864 में और 1865 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए। The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. The system they thought here was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that the system
टर्म इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। तो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया, उसके बाद देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, देहरादून में एस्टेब्लिश हुआ 1906 में। और यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाई जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो पहले से बने हुए फॉरेस्ट उसको कट कर दिया जाए, उन्हें अपने तरीके से लगाया जाए, मतलब वहां पे एक ही तरीके के पेड़ होने चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, इस तरीके का। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है। तो इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री द नेचुरल फॉरेस्ट हैज लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज were cut down. In their place, one type of trees was planted in straight rows. This is called plantation. Forest officials surveyed the forest, estimated the area under different type of trees, and made working plans for forest management. They planned how much of the plantation area to cut every year. The area was then to be replanted so it was ready to be cut again in some years. तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, उसको तो कोई नहीं बनाता, वो अपने से बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है। तो नेचुरल फॉरेस्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है उसको काट दिया जाए और उनके जगह में एक ही तरीके का जो पेड़ है जो उनको जरूरत है उसको लगाया जाए। इसको भी स्ट्रेट लाइन में लगाया जाए, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखा था। और इसे क्या कहा जाता है, प्लांटेशन। और फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनको अपॉइंट किया जाए जो वहां पे सर्वे करे और वहां पे देखे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है वहां पे प्लान बनाया जाए। और इन प्लान के तहत ये देखा जाए कि कितने प्लांटेशन एरिया, मतलब कितना नेचुरल एरिया है, उसको कट डाउन करा जाए, ताकि नेक्स्ट जो है आगे आने वाले साल में वही एरिया में जो है फिर से जो पेड़ है वो उग के आ जाए, ताकि वो यूज के लिए हो। So after the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice in 1878 and 1927. तो जो Forest Act आया था उसमें changes आए, amended मतलब changes आए दो बार, 1878 में और 1927 में। The 1878 was divided forest into three category. तो यहाँ पे जो forest है उसको three categories में categorize किया गया है। तो पहला है reserved, protected and village forest। तो पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और विलेज फॉरेस्ट है। तो नाम से ही क्लियर है, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जो रिजर्व्ड है वहां कोई नहीं जा सकता, सिर्फ जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है वही जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे हाँ जा सकते हैं, विलेजर जो है, जो भी है फॉरेस्ट डोलर्स है वो जा सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और विलेज फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे लोग बिंदास जा सकते हैं, कोई वहां पे रोक टोक की बात नहीं है। द बेस्ट फॉरेस्ट वेयर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट even for their own use. For house building or fuel they can take wood from protected or village forest. जैसे कि मैंने बताया वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो न्यू वर्था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज वेयर कट एंड न्यू ट्रीज वेयर प्लांटेड। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 2.1 में हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो ये सब जो हो रहा है, फॉरेस्ट एक्ट बन गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आ गए, तो इससे जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा उसको हमको देखना है। तो फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स had different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building sheep और रेलवे। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो चाहते थे कि फॉरेस्ट में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज रहे, जिससे कुछ से उनको पत्ते हैं जिसे हम फॉडर के लिए यूज कर सके और फ्यूल के लिए यूज कर सके, कुछ लीव्स हैं उनको यूज कर सके। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या चाहिए था, उनको एक ही तरीके के पेड़ चाहिए थे जो टिम्बर, जिससे टिम्बर मिल सके और जो शिप्स और रेलवेज में यूज हो सके। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है जहाँ पे लोग महुआ के फूल बीन रहे हैं, कलेक्टिंग महुआ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये छत्तीसगढ़ की पिक्चर होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन महुआ के जो फूल हैं वो छत्तीसगढ़ में बहुत पाए जाते हैं। तो ये जो महुआ के फूल है, यहाँ पे विलेजर्स जो है वो एकदम सुबह उठ जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, महुआ के फूल कलेक्ट करते हैं। और महुआ के जो पेड़ है वो भी बहुत प्रेशियस होते हैं। और महुआ फ्लावर्स को ईट कर सकते हैं, हम खा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। और इसके सीड्स जो है, महुआ के जो सीड्स हैं वो ऑयल बनाने के लिए भी यूज में आते हैं। In forest area, people use forest products
Roots, leaves, fruits, and tubers for many things. Fruit and tubers are nutritious to eat, especially during monsoon before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agricultural implements like yokes and bamboo for making excellent fences and is used for making baskets and umbrella. A dried scoop gourd can be used as portable water bottle. Almost everything is available in the forest that can be stitched together to make Everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plate and cups. The sidai creeper can be used to make ropes, and the honey barks of simur, silk cotton tree is used to grate vegetables. Oil for cooking and to light lamps can be pressed from fruit of mahua tree. तो ये वाले पैराग्राफ में सब बताया कि भाई अगर हम फॉरेस्ट देखें तो फॉरेस्ट से हमको सब चीज अवेलेबल हो जाता है. तो रूट लीव्स और फ्रूट ट्यूबर्स मिलेगा ही. ट्यूबर्स मतलब जो कांदे वाले जो पौधे होते हैं, जो कांदे हम खाते हैं उसको. तो फ्रूट और ट्यूबर जो है न्यूट्रिशियस टू ईट होते हैं. और मानसून के जो ड्यूरिंग मानसून सीजन इनको हार्वेस्ट किया जाता है. हर्ब जो है जिससे बहुत सारी मेडिसिन बना सकते हैं. वुड को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि योक्स हो गया. योक्स जो बैल वगैरह होते हैं, जो खेत में बैल यूज करते हैं, उसके बीच में जो लकड़ी डाले रहते हैं दो बैल के बीच में, उसको योक्स कहा जाता है. प्लॉ हो गया, जो हल हो गए, बाम्बूस हो गए जिससे फेंसेस बना सकते हैं, बास्केट अम्ब्रेला बना सकते हैं. और एक लौकी, ठीक है, जो ड्राई हो चुका है उसके अंदर का पार्ट हम निकाल के उसको एक पोर्टेबल वाटर बॉटल बना सकते हैं. मतलब हर चीज आपको जंगल से मिल जाएगा. और जो पत्तियां हैं उसको एक साथ स्टिच करके डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाए जाते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ अगर की बात करें तो वहाँ पे पत्तल या पतरी कहा जाता है. कप्स बना सकते हैं. और एक क्रीपर प्लांट है सिदाई, जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं. और सिम जो सिल्क का कॉटन ट्री होता है, उससे थॉनी, उसके जो थॉनी बार्क है उसको ग्रेट करने के लिए यूज किया जा सकता है वेजिटेबल के लिए. ऑयल कुकिंग के लिए मिल सकता है हमको महुआ के ट्री में. तो सभी चीज आपको क्या है फॉरेस्ट से मिल जाएगा. The Forest Act meant severe hardship for villages across the country. After the act, all their everyday practices, cutting for their houses, grazing their cattle, collecting fruits, roots, hunting, fishing became illegal. तो भाई ये जो नया जो फॉरेस्ट एक्ट है उससे जो विलेजर्स है उनकी जिंदगी खराब हो गई. उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए. जो उनका एवरीडे मतलब काम था कि जंगल से वो लकड़ी भी लेके आते थे, और भी बहुत सारी चीजें जो वहां से लेके आते, तो वो सारी बंद हो गई क्योंकि अब उनको जंगल में एंट्री लेने के लिए मनाही थी. तो यहाँ पे ड्राइंग तेंदू लीव्स. द सेल ऑफ तेंदू लीव्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट. ईच बंडल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 50 leaves, and if the person works very hard they can perhaps collect as many as 100 bundles in a day. Women, children and old men are main collectors. तो यहाँ पे ये तेंदू के जो पत्ते हैं उनको सुखा रहे हैं. तो ये जो तेंदू के जो सेल है ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जो फॉरेस्ट में रहते हैं के जो लोग हैं. फॉरेस्ट से जो मेन इनकम है. छत्तीसगढ़ में भी तेंदू लीव्स बहुत पाए जाते हैं जिसको वो कलेक्ट करते हैं. तेंदू एक पेड़ होता है जिसके पत्ते बीड़ी बनाने में यूज होते हैं और इसके बहुत ही अच्छे फल भी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये जो मैन है ये लकड़ी के जो वो है उसके बीच में ये लकड़ी का जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको अपने शोल्डर पे रखा हुआ है. और जो बास्केट है उसको दोनों तरफ. तो इस तरीके का आप अगर सीन देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके का सीन अभी भी गाँव वगैरह में देख सकते हैं. तो मैन जो है इस तरीके से कैरी करते हैं, वुमेन जो है डायरेक्टली अपने सिर पे जो बास्केट है उसको कैरी करती हैं. The people were now forced to steal wood from a forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guard, who will take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was common for police constables and forest guard to harass people by demanding free food from them. तो यहाँ पे अब जो है लोगों को लकड़ियाँ मतलब चोरी करना पड़ जाता था फॉरेस्ट से. और अगर वो कहीं पकड़ा गए तो उनको फॉरेस्ट काट के जो भी पनिशमेंट है उसको सहना पड़ता था, या तो उनको ब्राइब्स देने पड़ते थे. मतलब जो भी फॉरेस्ट से लेके आ रहे हैं उनको कुछ पोर्शन उसको उनको देना पड़ता था. वुमेन्स के साथ भी वही हाल होता था कि उनको फ्यूल वुड के लिए बहुत ही चिंता रहती थी कि कहाँ से लकड़ी लाए जिससे वो अपने घर का चूल्हा जला सके. और अगर पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड उनको पकड़ देते हैं तो वो उनको परेशान करते थे और उनको उनसे फ्री में फूड लिया करते थे. तो हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन. तो कल्टीवेशन को कैसे, जो फॉरेस्ट के जो रूल्स बनाए गए ये कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किए.
तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है जो कि तुंगया कल्टीवेशन एक सिस्टम है जो लोकल फार्मर्स जिसमें कल्टीवेट किया करते थे टेम्पररी विद इन प्लांटेशन। तो ये फोटो जो है तरवंदी डिवीजन बर्मा की है 1920 के वन की। इसमें जो कल्टीवेटर्स है वो पैडी सो कर रहे हैं। तो मैन जो है एक बहुत ही लंबा जो बाम्बू है उसमें उसकी जो पोल है उसको आयरन टिप्स में मतलब लेके लगा देते थे और उससे वो गड्ढा खोदते थे और वुमेन्स जो है उसमें बीज डाला करती थी। तो ये जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन है आपने पहले जो चैप्टर्स हैं पहले जो हाँ आपने 6th 7th 8th में हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखा था जो ट्राइब्स वगैरह फॉलो करते थे। तो यहीं पे ये यहाँ पे उसी की बात होने वाली है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आई होप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है एक फॉरेस्ट का जो पैच है उसको काट दिया जाता है फिर वहां पे उसमें आग लगा दी जाती है। तो जब वो आग जो है वो मतलब जो राख वगैरह है वहां पे पड़ी हो जाती है तो वो एरिया जो फर्टाइल हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वहां पे कल्टीवेशन की जाती है। फिर कल्टीवेशन करने के बाद कुछ सालों में क्या है वो एरिया क्या है बंजर हो जाता है। तो फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं और यहाँ पे पेड़ लगा मतलब दूसरे एरिया में चले जाते हैं उस एरिया को छोड़ के। तो इसको इससे इसमें क्या है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होते जाते हैं। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ये वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ स्वीडन एग्रीकल्चर। तो इसी को स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दिस इज a tradition agriculture practice in many parts of Asia, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये जो प्रैक्टिस है ये इन कंट्रीज में की जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग लोकल नेम्स भी है जैसे लैंडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिलाप इन सेंट्रल अमेरिका, चितमिनी और तावी इन अफ्रीका, छेना इन श्रीलंका एंड इंडिया, धया, बेंडा, बेवार, नेवाड़, झूम, पोदू, कंदाड़, कुमरी और बहुत सारे लोकल टर्म्स हैं जो स्वीडन एग्रीकल्चर है उसके लिए। तो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड burned in rotation. Seeds are sown in the ashes after first monsoon rains and the crops is harvested on October November. Such plots are cultivated for a couple of years and that left for fallow for 12 to 18 years for forest to grow back. A mixture of crops is grown on this plant. In central India, Africa, it could be millets. In Brazil, manioc. Any other parts of Latin America, maize and beans. तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है एक जो फॉरेस्ट एरिया है उसको पहले सबसे पहले क्या कर दिया जाता है कट कर दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है। फिर सीड्स वहां पे सो किया जाता है जो एशेस हैं वहां पे मानसून के सीजन में। फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। फिर ये जो प्लॉट है इसको कुछ सालों के लिए कल्टीवेशन में लेके आ जाता है। देन फैलो लेफ्ट फैलो मतलब छोड़ दिया जाता है। फैलो मतलब खुला छोड़ दिया जाता है मतलब उसमें कुछ काम वाम नहीं होता ऐसे बंजर छोड़ दिया जाता है 12 से 18 साल के लिए जब तक वहां पे फॉरेस्ट ग्रो हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस वो कंटिन्यू करते जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रोन किया जाता है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट। दे फेल्ट दैट लैंड which was used for cultivation every year so could not grow trees for timber railway. When a forest was burned there was added danger for the flames ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वेल्यूबल टिम्बर। तो ये जो यूरोपियन फॉरेस्ट है उनको ये प्रैक्टिस बिल्कुल हार्मफुल लगा फॉरेस्ट के लिए। उनको ये लगता था कि कल्टीवेशन एवरी ईयर अगर ऐसा इस तरह ये करते रहे तो रेलवे के लिए टिम्बर कहाँ पे आएगा। तो अब देखेंगे मेन फोकस यही है भाई फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सेटअप हुआ है उसको सिर्फ टिम्बर से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है। और उनके हिसाब से अगर फॉरेस्ट को बर्न कर रहे हैं तो ये भी है कि जो पास में अगर कहीं टिम्बर वगैरह रखा हुआ है जो वैल्यूबल टिम्बर है वो आग फैलते फैलते कहीं वो टिम्बर को ही ना जला दे। तो यहाँ पे एक और पिक्चर दी गई है जहाँ पे आग लगा द बर्निंग द फॉरेस्ट पिंडा और पोडू प्लॉट। In shifting cultivation, a clearing is made in the forest, usually on the slope of hills. After the trees have been cut, they are burned to provide ashes. Seeds are then scattered in the area and left to irrigated by the rain. तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं इसमें वही आग वगैरह लगाते हैं फिर उसके बाद वहाँ पे बीज बो देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारी सी बच्ची की पिक्चर है जो कि मछली लेके आया है और ये मछली पकड़ने का उनका यंत्र है। द लिटिल फिशरमैन। The children accompany their parents to the forest and learn how to fish, collect forest produce and cultivate. The bamboo trap which boy is holding in his right hand is kept for at the mouth of the stream and the fish flow in it. तो ये एक ट्रैप है जिसको जो माउथ मतलब जहाँ से नदी बहना स्टार्ट होती है तो वहां पे उसको रखा जाता है जिसमें फिश इसके अंदर से अगर चले गई तो यहाँ पे वो पकड़ा जाती है। तो अब नेक्स्ट हमको देखना है
Shifting cultivation also made it harder for the government to cultivate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly placed from their homes in the forest. Some has to change occupation while other resisted through land and large or small rebellions. तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके कारण जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही बैन करवा दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज जो है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट थी उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ जाता है, उनको कुछ और काम धंधा छोड़ना करना पड़ जाता है, और कुछ जो है छोटे और बड़े रिबिलियंस के थ्रू जो हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे कुछ विद्रोह करना उन्होंने चालू किया। तो यहाँ पे हु कुड हंट, अब जो हंटिंग वाला जो प्रोसेस है उसको कौन कर सकता था। द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन गेट अनदर वे। द बेस्ट फॉरेस्ट बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मेनी पीपल लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैज सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, पार्टिगेट्स, partridges and a variety of small animals. This customary practice were prohibited by forest law. Those who caught hunting was now punished for poaching. तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं पहले फॉरेस्ट लॉ के आने से पहले जो फॉरेस्ट के आसपास रहा करते थे वो अपना गुजारा कैसे करते थे, वो डियर यहाँ पे हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे। डियर पैटिगेज मतलब जो छोटी सी चिड़िया होती है और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं उनका उनका शिकार किया करते थे। ये जो प्रैक्टिस है उसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिट मतलब मना कर दिया गया फॉरेस्ट लॉ के तहत, और जिस कोई भी अगर पकड़ा जाता तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, उसको सजा दी जाती थी कि वो इलीगल तरीके से शिकार कर रहा है उसके लिए। तो व्हेन द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट, hunting of big game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. अब भाई जब फॉरेस्ट लॉस बन गए तो पीपल जो कस्टमरी राइट्स से उनको तो हंट करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जो हंटिंग एक शिकार खेलना एक मतलब गेम की तरह हो गया। मतलब शिकार आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, शिकार खेलने गए हैं, राजा शिकार खेलने गए हैं, ऐसा टाइप का, तो ये एक स्पोर्टी गेम हो गया। तो अब इंडिया जो हंटिंग ऑफ टाइगर्स को मारना, उनका शिकार करना बहुत ही बड़ा मतलब कल्चर था कोर्ट और जो नोबेलिटीज थे उनमें सेंचुरीज में। तो मैनी मुगल पेंटिंग शो हाउ प्रिंसेस एंड एम्प्रेस एंजॉय हंट। तो मुगल पेंटिंग्स में भी ये दर्शाया गया है कि कैसे वो प्रिंसेस जो है और एम्प्रेस जो है वो हंटिंग को एंजॉय किया करते थे। एम्प्रेस जो है वो हंटिंग को एंजॉय करते थे। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज अ साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। तो अब कॉलोनियल रूल के आने के बाद जो हंटिंग का जो प्रोसेस था, ये जो स्पोर्टी गेम हो गया था, ये बहुत हद तक बढ़ गया। तो इससे क्या है, कुछ जो स्पीसीज है वो एकदम खत्म होने के कगार में आ गए। ऑलमोस्ट एक्सटेंट मतलब खत्म होने के कगार में आ गई। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो कि साइन थे वाइल्ड प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी का, वो अब खत्म होने आ गए हैं। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। और उनको ये मानना था कि ये जो खतरनाक जो जानवर है, खूंखार जो जानवर है, ठीक है, सैवेज सोसाइटी, तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ये साइन है सैवेज सोसाइटी, मतलब ये वाइल्ड और प्रिमिटिव सोसाइटी, और ये जो बेकार सी सोसाइटी है जंगली सोसाइटी, सैवेज मतलब जंगली सोसाइटी, उसका ये साइन हुआ करते थे। इनको खत्म करने से क्या है, जो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को सिविलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पिक्चर दे दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 हाथी है, साथ ही साथ में कुछ विलेजर्स दिख रहे हैं, कुछ काम करने वाले जो इनके साथ ऑफिसर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो पर्सन खड़े हैं इनका नाम है लॉर्ड रीडिंग, और ये हंटिंग करने गए थे नेपाल में। तो यहाँ पे हमको काउंट करने कितने टाइगर्स इन्होंने मार लिए, 3 3 2, टोटल 8 इन्होंने मारे हैं। तो काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स एंड राजास व्हेन हंटिंग दे वेयर अकम्पेनिड बाय होल रिट्यून ऑफ सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो सर्वेंट्स हैं इनके साथ में जाते हैं और साथ में विलेजर्स भी जाते हैं जो स्किल्ड रहते हैं हंटिंग में, ताकि मतलब सिर्फ जो ये जो साहिब जो जा रहे हैं, ये जो महान पुरुष जिन्होंने ये काम किया है इतने सारे टाइगर्स को मारने का, तो ये जब जा रहे हैं ये सिर्फ शॉट करने के लिए जाएंगे, और बाकी इनका जो सुरक्षा की जवाबदारी जो इनके सर्वेंट्स है और जो विलेजर्स है उनकी हुआ करती है। सो
They gave rewards for killing of tigers, wolves and other large animals on the ground that they had posted threat to cultivators. तो यहाँ पे जो भी मतलब रिवॉर्ड देते थे, अगर जो भी किलिंग टाइगर्स, वुल्स और लार्ज एनिमल्स को अगर मार रहा है तो वो उनको रिवॉर्ड दिया करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो जानवर है ये उनके लिए मतलब एक थ्रेट है, एक मुसीबत है। तो देखेंगे जैसे जैसे समय 1875 से 1925 के बीच में 80,000 tigers, 1,50,000 leopards, 2 lakh wolves were killed for reward in the period. Gradually, the tiger came to be seen as sporting trophy. The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopard up to 1957. तो जब टाइगर को मारा जाता था उसको एकदम स्पोर्टिंग ट्रॉफी दी जाती थी कि हाँ भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया, खूंखार जानवर को मार दिया। तो जो महाराजा ऑफ सरगोजा है उन्होंने ही अकेले 1,157 टाइगर्स को मार दिया, 2,000 लेपर्ड्स को मार दिया 1957 तक। A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. तो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है जॉर्ज यूल, इन्होंने अकेले ही 400 टाइगर्स को मार लिया। और उस समय जो है स्टार्टिंग में जो है कुछ एरियाज रिजर्व हुआ करते थे जहाँ पे फॉरेस्ट में हंटिंग का प्रोसेस है उसको किया जाता था। Only much later did environmentalists and conservators began to argue that all the species of animals need to be protected and not killed. अभी ये स्टार्टिंग में एकदम हंटिंग एकदम इतनी जोरों शोरों से किया गया कि कुछ एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट में आने लग गए, मतलब वो लुप्त होने की कगार पे आने लग गए। तब कुछ बाद में जो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट है और जो कंजर्वेटिव एनवायरमेंटलिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो एनवायरमेंट का संरक्षण करने के लिए पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं या वही काम वो करते हैं। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई सारे एनिमल्स को आप मार दोगे, उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो 2.54 हम देखेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। मतलब देखिए जंगल में एंट्री जो है उसको बंद कर दी गई, तो वहां जंगल में जो काम करने वाले लोग हैं, जो जंगल से सामान उठा के लेके आने ला के अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको दूसरा कुछ काम करना पड़ा होगा। तो उनको उन्होंने नई ट्रेड्स करने चालू कर दिए, उनको नए एम्प्लॉयमेंट्स मिलने चालू कर दिए, न्यू सर्विसेज मिलने चालू कर दिए। So while people lost out in many ways after forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had ended up in trade. Many communities left their traditional occupation and started trading in forest product. तो बहुत सारे लोग जो है जैसे जैसे ही जो है जंगल में एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वैसे ही कुछ लोग जो है उनको नई अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नई तरीके से ट्रेड कर सके। तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो उनका जो पुश्तौनी काम है, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जो उनके दादा परदादा के समय से वो करते आ रहे थे, उनको छोड़ के वो दूसरा कुछ और काम करना चालू कर दिए। This happened not only in India but across the world. For example, with the growing demands for rubber in the mid 19th century, the Mundruku peoples of Brazil and Amazon who lived in the villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber for trading for supplying to traders. तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राजीलियन अमेजोन में जो मुंदरुक्कू पीपल्स हैं ये पहले मिनियॉक लगाया कल्टीवेट किया करते थे, ठीक है, इसकी खेती किया करते थे। ये एक तरीके का सीरियल ही है, इसकी खेती किया करते थे। लेकिन जैसे ही चेंजेस आने लगे, जो डिमांड है रबर की, ठीक है, रबर की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, तो वो लेटेक्स कलेक्ट करने लगे, जो वाइल्ड रबर ट्रीज है उसको सप्लाई करने लगे ट्रेडर्स को। तो जो उनका पुस्तौनी काम था कल्टीवेट करने का मिनियॉक, उसको छोड़कर वो क्या करने लग गए, रबर को, जो लेटेक्स रबर जिससे बनता है लेटेक्स, उसको कलेक्ट करने लग गए। और कहाँ के लोग हैं ये, ब्राजीलियन अमेजोन। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो क्या है ट्रेडिंग पोस्ट में ही जाके रहने लग गए, और जो सिर्फ जो ट्रेडर्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, जब वो उनको डिमांड करेंगे तो वो सप्लाई करेंगे, इस तरीके से। इन ट्रेड इन इंडिया द ट्रेड इन द फॉरेस्ट वाज नॉट न्यू फ्रॉम द मिडिवल periods onwards. We have records of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horn, silk cocoons, ivory, bamboo species, grasses, gums, resins through nomadic communities like Banjaras. तो जैसे कि इंडिया में भी, जैसे कि प्रीवियसली जो आप प्रीवियस क्लासेस में मतलब क्लास
6, 7, 8 में आपने देखा कि जो मिडेवल टाइम था, जब हम ये मिडेवल टाइम का जो पीरियड है हमने कब देखा है, क्लास 7 में। तो जब ये मिडेवल पीरियड वाला टाइम था उसमें हमने देखा था कि जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं ये जो है ये राजा महाराजाओं को अच्छे नस्ल की हाथियां प्रोवाइड करते किया करते थे। अदर गुड्स जैसे कि हाइड्स हो गया, हाइड्स मतलब एनिमल्स की जो स्किन हो गया, हॉर्न्स हो गया, ठीक है, सिल्क के कुकून्स हो गए, आइवरी हो गया मतलब हाथी के दांत हो गए, बाम्बू हो गया, स्पाइसेस मसाले फाइबर्स और ग्रासेस गम्स रीजन और बहुत सारी चीजें जो है नोमैडिक कम्युनिटीज बंजारास वगैरह जो है वो राजा महाराजाओं को प्रोवाइड किया करती थी। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश however the trade was completely regulated by government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in forest products of particular area. लेकिन ब्रिटिशर्स के आगे आने के बाद जो ये ट्रेड है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया। मतलब फॉरेस्ट में जाके कोई भी जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसको यूज नहीं कर सकता, फॉरेस्ट से कुछ भी लेके नहीं जा सकता। तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और क्या चेंजेस लेके आ गए, जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स है उनको राइट दे दिया कि आप फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इकट्ठा करिए, आप ट्रेड करिए। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वेयर रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रोसेस। मेनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराचा, यरुकला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस देयर लाइवलीहुड। सो ग्रेजिंग और हंटिंग जो है लोकल पीपल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया है, मनाही हो गई जंगल में जाने के लिए। और ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट है और पेस्टोरलिस्ट मतलब जो चरवाहे हैं और जो नोमैडिक कम्युनिटीज के लोग हैं जो मद्रास प्रेसिडेंसी में, उनका जीवन यापन करने का जरिया ही खत्म हो गया। दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। सम ऑफ देम बिगेन टू कॉल क्रिमिनल ट्राइब्स एंड वे फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइन, प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और इसके बाद जो है इनको क्रिमिनल ट्राइब्स की उपाधि दे दी गई, उनको ये बोला जाने लग गया। और उसके साथ ही साथ उनको फोर्स किया गया कि आप जो है ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज में काम करिए या माइंस में कार्य करिए या जो प्लांटेशन है वहां पे आप काम करिए गवर्नमेंट सुपरविजन के अंदर में। तो न्यू opportunities of work did not mean improved well-being for the people. In Assam, both men and women from forest communities like Santans and Orans from Jharkhand, Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tree plantation. Their wages were low and the condition of works were very bad, and they could not return home easily to their home villages from where they have been recruited. तो नई अपॉर्चुनिटीज वर्क में मिलना मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इम्प्रूव्ड मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो गई। जैसे कि आसाम में बोथ मैन एंड वुमेन है ना, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के हैं, संथल एंड ओरांस फ्रॉम झारखंड, गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये लोगों को रिक्रूट किया गया जो टी प्लांटेशन थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टी प्लांटेशन से वहां पे रिक्रूट किया गया। यहाँ पे वेजेस बहुत लो थे, मतलब उनको जो तनख्वाह दी जाती थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी, कंडीशंस जो है वर्क की वो सही नहीं हुआ करती थी, बहुत ही खराब हुआ करती थी, और वो अपने घर भी नहीं लौट सकते थे जहां से उनको रिक्रूट किया गया था। एक बंदिश हो जाती थी कि वहां पे काम करना है तो इतने समय के लिए काम करना ही है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। और अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।